Hello students, welcome to the online lecture series of Adi Career Point. And today in this video, I am continuing 5 important PYQ of Panchayati Raj Institution, and this is the part 2 of the series. Okay, so let's start the question. Question number 1 of this part 2. Which article of the Indian Constitution डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? तो कौन सी आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो डायरेक्ट करती है, किसे डायरेक्ट करती है? स्टेट गवर्नमेंट को। किस लिए? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। सो देयर आर 4 ऑप्शन, आर्टिकल 40, आर्टिकल 32, आर्टिकल 48 एंड आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो कौन सी आर्टिकल जो है वो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है? सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, which directs the state government to constitute gram panchayat. And this article 40 is the part of what? It is the part of directive principles of state policy. Okay. Now question number 2. Which of the following committee recommended for the constitutional recognition for the local government bodies? तो इनमें से कौन सी कमिटी जिसने रिकमेंड किया था लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन को लेकर? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज नॉट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट। तो कौन सी कमिटी जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के लिए रिकमेंडेशन दिया? तो देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन. Number 1, Balwant Rai Mehta Committee. Option B, P.K. Thangan Committee, and the option C, Ashok Mehta Committee, and option D, none of the above. So what is the correct answer? So let's check the correct answer. Correct answer is P.K. Thangan Committee. That is option B. Okay. P.K. Thangan Committee has recommended in 1989 में P.K. Thangan Committee ने रिकमेंडेशन दिया था क्या? कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का। क्यों ऐसा कहा गया? इसके पीछे रीजन यही था कि बिफोर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन अगर ना हो तो भाई जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स थे वो क्या करते थे? स्टेट गवर्नमेंट अगर वो चाहते तो वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड इलेक्शंस कंडक्ट करते थे और उसके बाद में उसे कंटिन्यू करते थे, और जब नहीं चाहते थे तो वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं करते थे और उसे जरूरत नहीं समझते थे। यानी एक इरेगुलर सिस्टम था, यूनिफॉर्म सिस्टम थी नहीं, और कोई जब तक किसी पर्टिकुलर सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ना मिले तो उसकी वैल्यू भी नहीं थी। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ग्रास रूट लेवल को अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ग्रास रूट लेवल में अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो उस ग्रास रूट लेवल के डेवलपमेंट को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये जो PRI है यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इससे कॉन्स्टिट्यूशन का रिकमेंडेशन मिलना जरूरी है, रिकॉग्निशन मिलना जरूरी है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक इसे मेंशन नहीं करेंगे तो स्टेट इसे फॉलो भी नहीं करेगी। तो इसलिए पीके थंगन कमेटी ने सबसे पहले यह कहा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन लोकल गवर्नमेंट का होना जरूरी है। ऑन द अदर हैंड ये बलवंत राय मेहता कमेटी विच इज द बेस ऑफ दिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सो बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर इंस्टीट्यूशंस को लेकर रिकमेंडेशन दिया था। इसके अलावा फेमस अशोक मेहता कमेटी जिसने 3 टियर सिस्टम को कहा था इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय 2 टियर सिस्टम, ओके, 2 टियर सिस्टम को लेकर इसे रिप्लेस करने की बात कही थी। एंड दिस अशोक मेहता कमेटी विच वाज अपॉइंटेड बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन ये इसकी रिकमेंडेशन जो अशोक मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस को सही तरीके जो है इंप्लीमेंट नहीं किया गया था ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ द जनता पार्टी गवर्नमेंट। ओके, इन 1979 में जनता पार्टी गवर्नमेंट के डिक्लाइन होने की वजह से इस कमेटी के रिकमेंडेशन को कंटिन्यू नहीं किया जा सका। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस मेनली एम्ड एट, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मेन एम क्या है? ऑप्शन ए, इंक्रीज राइवलरी अमंग विलेजेस, यानी विलेजेस के बीच में झगड़े को बढ़ाना। ऑप्शन बी, गिविंग ट्रेनिंग टू द विलेजेस फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, विलेजेस को ट्रेनिंग देना कि वो इलेक्शन कैसे कॉन्टेस्ट करेंगे। ऑप्शन सी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स टू विलेजेस, एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर. Obviously, option C is the correct answer. That is the decentralization of powers to villages. Okay, and this gives power to the villages, and it is not going to increase the rivalry among the villages, and not going to give any training to the villages for contesting election. That how they have to contest the election. Okay, so that's why
Option C is the correct one. Now question 4. Panchayati Raj is organized as a unit of self government under what? तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, किसके अंडर में? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, option C directive principles of state policy, and option D 73rd amendment of the Indian constitution. So I think you may also guess the correct answer, that option D is the correct answer, that 73rd amendment of the Indian constitution, which actually gives the constitutional recognition to the Panchayati Raj institution. So that's why it is actually organized as a unit of the self government under the 73rd amendment of the Indian constitution. Okay, now question 5. How many subjects are provided by 11th schedule of Indian Constitution for Panchayats? तो 11th schedule which deals with the Panchayati Raj institution, ये कितने subjects जो है Indian Constitution में mention करती है about the Panchayati Raj? So what is the correct answer? There are 4 options already given, 28 subjects, 29, 30 and 27. So what is the correct answer? The correct answer is 29. So there are 29 subjects. Okay, 29 subjects from which list? It is from the state list. Okay, so division of powers को लेकर के कितने लिस्ट है? 3 लिस्ट मेंशन किया गया है. 3 लिस्ट में एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट, एंड द थर्ड वन इज व्हाट? दैट इज द कंकरेंट लिस्ट. सो फ्रॉम द स्टेट लिस्ट 29 सब्जेक्ट्स वर गिवन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन व्हिच डील्स विद द PRIs. ओके, सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. ओके, thanks once again.